हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पावर्टी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि हम पावर्टी मेजर करते हैं तो उसके दो मेथड्स होते हैं, एक फॉरेन मेथड्स होते हैं और एक इंडियन मेथड्स होते हैं। फॉरेन मेथड्स हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज इंडियन मेथड्स पढ़ेंगे कि हम लोग को पावर्टी कैसे मेजर करनी है। ठीक, तो पावर्टी मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारी कमिटीज आई थी, जिन्होंने अलग अलग मेथड्स दिए। जिन्होंने कैलोरीज के हिसाब से बताया कि हम पावर्टी कैसे मेजर कर सकते हैं, तो जिन्होंने मॉनेटरी मतलब जो पैसे के हिसाब से बताया कि हम लोग कैसे पावर्टी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पुरानी और पहली जो कमिटी थी वो थी अलग कमिटी। ठीक, वो आई थी 1979 में। और ये कमिटीज, अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, तो उसमें ये आप इसमें डिटेल डाल सकते हैं। और अगर प्रीलिम्स में आपको इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है, तो कौन सी कमेटी किस साल में आई थी ये पूछा जाता है, या कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर स्टेट पीसीएस में ये ईयर्स मैच द फॉलोइंग में आते हैं, या सीक्वेंस लगाने के लिए आता है। ठीक, तो अलग कमेटी ने जो पावर्टी मेजर करने का क्या मेथड बताया था, इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज पर डे। तो अगर अर्बन एरिया में हमें अगर पता करना है कि अगर किसी को इतना कैलोरीज मिल रही हैं पर डे, तो वो गरीब नहीं होगा या पावर्टी लाइन के ऊपर होगा, या उससे कम मिल रही है तो वो पावर्टी लाइन के नीचे होगा। उसी तरह रूरल एरिया में 2400 किलो कैलोरीज पर डे और अर्बन एरिया में 2100 किलो कैलोरीज पर डे। उसी तरह लकड़ावाला कमेटी 1993 में आई थी। इन्होंने कैलोरीज की तो बात करी ही थी, कैलोरीज वही सेम जैसे यहाँ पे अलग कमेटी में हुई थी, 1993 में आई थी। इन्होंने कैलोरीज के साथ साथ दो चीजें और ऐड करी, क्लोथिंग और हाउसिंग। तो ये तीन पैरामीटर्स हो गए ये मेजर अपनी पावर्टी मेजर करने के लिए। तो कैलोरीज देखनी है कि इतनी मिल रही है कि नहीं, क्लोथिंग और हाउसिंग। ठीक, तीसरी हो गई सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ये हुई थी 2005 से 2009 के बीच में, मतलब 2005 में इसका गठन हुआ होगा और 2009 में इसकी रिपोर्ट आई थी। तो और ये प्लानिंग कमीशन ने सेटअप किया था इस कमेटी को। ठीक, और इन्होंने क्या किया था, इट डिफाइन पावर्टी लाइन एट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इस बेसिस पे इन्होंने पावर्टी मेजरमेंट करा था। इसमें इन्होंने कैलोरीज की बात नहीं करी थी, इन्होंने मंथली हम लोग पर कैपिटल मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पर मंथ हम कितना खर्चा कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि पावर्टी कितनी है या है कि नहीं। तो पावर्टी लाइन के लिए क्या है, ₹816 पर मंथ, या हम 27 रुपए पर डे अगर खर्चा कर रहे हैं रूरल एरिया में, तो हम गरीबी रेखा से ऊपर हैं। और अगर हम अर्बन एरिया में यानी कि शहरी इलाके में अगर हैं, तो वहां पे अगर 1000 पर मंथ या ₹33 पर डे हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो हम गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक, उसके बाद इन्होंने और एक चीज और इसमें बताई गई थी कि जो हमारे जो स्टेट, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था आई थिंक 2019 या 20 में, कि स्टेट स्पेसिफिक क्या पावर्टी लाइन अलग अलग होती है, मतलब अगर हर स्टेट की पावर्टी लाइन एक होती है या अलग अलग होती है, कि एक पावर्टी लाइन फिक्स्ड है पैन इंडिया, नहीं, अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये अपडेट होती है सीपीआई इन्फ्लेशन फिगर से। तो इट ऑफिशियली पावर्टी लाइन में डिफर स्टेट टू स्टेट, तो स्टेट टू स्टेट पावर्टी लाइन डिफर करती है, सेम नहीं होती है। ठीक, और इन्होंने सुरेश तेंदुलकर कमेटी में बताया गया कि परसेंट ऑफ इंडियंस लिविंग बिलो पावर्टी लाइन कितने हैं, 21.9%। तो ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया अगर हमें देखना है, तो आउट ऑफ 100% 21.9% हमारे जो इंडियंस हैं वो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। और ये ऑफिशियल डेटा भी यही यूज किया जाता है जब भी सरकार पावर्टी लाइन की बात करेगी, या अगर हमें कोई टारगेट आगे फिक्स करना है कि हमें पावर्टी कितनी कम करनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक ले जानी है, तो ये वाला डाटा यूज होता है। तो ऑफिशियल डेटा है ये 21.9% ऑल ओवर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग। और अगर रूरल एरिया में देखें तो 21.7% जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, और 13.7% अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक, तो 13.7% अर्बन, 25.7% रूरल और 21.9% ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, उसके बाद एक और कमेटी आती है रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, जो 2012 से 14 के बीच में आई थी। इसको भी प्लानिंग कमीशन ने बनाया था, सेटअप किया था। इन्होंने क्या बताया
कि जो रूरल एरिया में अगर कोई 4,860 पर मंथ कमा रहा है या रुपीज 7,035 रुपीज कमा रहा है अर्बन एरिया में, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। कितना? 4,860 रुपीज और 7,035 अर्बन में। ठीक, सी रंगराजन कमेटी ने 3 कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ यूपीएससी में थोड़ा सा इस टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल पूछने की आदत है, तो हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 3 कंपोनेंट्स इन्होंने बताए थे कि हम किस बेसिस पे हम ये कैल मेजर कर रहे हैं पावर्टी। तो फूड पावर्टी लाइन के बेसिस पे, जिसमें कैलोरीज, फैट और प्रोटीन्स भी थे। बेसिक नॉन फूड एक्सपेंसेस, नॉर्मेटिव मतलब नॉर्मेटिव और बिहेवियरली या बिहेवियरल, इन दोनों में क्या फर्क है कि नॉर्मली इतना होना चाहिए और बिहेवियरल मतलब कितना एक्चुअल में है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिक नॉन फूड एक्सपेंसेस यानी कि क्लोथिंग, हाउसिंग, मोबिलिटी एंड एजुकेशन, और बिहेवियरली डिटरमिन्ड लेवल ऑफ अदर नॉन फूड एक्सपेंसेस। तो उससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि ये कंपोनेंट्स किस कमेटी में बताए गए थे, या इन तीनों को दे देगा, एक चौथा और दे देगा कि सिंह रंगराजन कमेटी में इन 4 ऑप्शंस में ये कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सी रंगराजन कमेटी। उसके बाद एक आता है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। तो जो हमारा पावर्टी मेजरमेंट करने का तरीका ये भी है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में, तो उससे भी हमें पता चलता है, पावर्टी मेजर नहीं होती है, सॉरी, उससे ये पता चलता है कि हम कितनी फैमिलीज एलिजिबल हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। ठीक है, तो ये पहला, ये मतलब ये पेपरलेस था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहला था जो पेपरलेस था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इसको कंडक्ट कराया गया था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉट टू मेजर पावर्टी बट एलिजिबिलिटी ऑफ अ फैमिली फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो अब इसको कराने वाला, इसको कंडक्ट कराने वाली नोडल एजेंसी कौन थी या नोडल मिनिस्ट्री कौन थी? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। रूरल एरिया में कराने वाली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अर्बन एरिया में कराने वाली महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स। फिर कास्ट सेंसस कंपोनेंट देखिए, इसमें दो चीजें, सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस। तो सोशियो इकोनॉमिक में अर्बन और रूरल एरिया में 2 इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, और जो कास्ट सेंसस था उसको कंडक्ट किसने कराया? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो ये हो गया आपका, ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, अर्बन में कौन है, रूरल में कौन है, और जो कास्ट वाला कंपोनेंट है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो वो कौन है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री। और जो हमारा जो वैसे भी सेंसस होता है जो अब 2027 में आएगा, जो 2011 में हो चुका है, उसमें भी यही कराते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 6th है नीति एमपीआई। ठीक, तो नीति आयोग जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स निकालता है, जो नीति आयोग निकालता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 11.28% इंडियंस जो हैं वो पुअर है। ठीक है, तो 11.28% अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, 11.28% इंडियंस आर पुअर। ये डेटा कितने का है, कब का है? 2022 23 का। ठीक, पहला सेंसस कब, पहला इंडेक्स कब रिलीज हुआ था? 21 में। कैलकुलेशन मेथड किससे इंस्पायर है? एल्कायर फॉस्टर मेथडोलॉजी। कभी भी ये आ सकता है क्वेश्चन में कि ये मेथड, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इनका जो नीति आयोग का जो एमपीआई ये लोग करते हैं, वो कैलकुलेशन मेथड किससे इंस्पायर है? एल्कायर फॉस्टर मेथडोलॉजी। और जो उन्होंने कल पढ़ा था, यूएनडीपी जो एमपीआई निकालता है उसी से मिलता जुलता नीति आयोग का भी एमपीआई है। ठीक, इसमें नीति आयोग वाले में 3 डायमेंशंस होते हैं और तीनों डायमेंशंस को इक्वल वेटेज दी जाती है। 3 डायमेंशंस कौन से हैं? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों डायमेंशन से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी ही कोई एग्जाम कंडक्ट कराता है, मे बी शायद यूपीएससी में ही पूछा गया था या सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई ऑप्शंस दे दिए थे उसमें 4-5, और उसमें पूछा गया था क्या वो जो ऑप्शंस में दिए हैं क्या वो उन 12 क्वेश्चन में से हैं? तो हम लोग को पता होना चाहिए, एक बार हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, पर हाँ कि पता होना चाहिए कि हाँ ये भी है। तो वो 12 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? जो ये 3 डायमेंशंस के अंडर में आते हैं, 3 पैरामीटर्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं, उसके अंडर 12 क्वेश्चंस हैं, कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे पूछते हैं, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मटरनल हेल्थ
years of schooling, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, housing, electricity, assets और बैंक अकाउंट्स। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार एक दो बार आप देखेंगे ना तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये तो था ये नहीं था। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इसमें 12 क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें थी। नीति आयोग जो एमपीआई कंडक्ट करता है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक ये डेटा है, तो वो 2022-23 में ही नीति आयोग की नियरली 25 करोड़ लिफ्टेड फ्रॉम पॉवर्टी इन 9 इयर्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा नीति आयोग में क्या है, 11.28% इंडियंस हैं 2022 और 23 में, ठीक। और पिछले उससे पिछले 9 सालों में कितने लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आए, नियरली 25 करोड़। तो नियरली 25 करोड़ पीपल, पुअर पीपल वर लिफ्टेड फ्रॉम पॉवर्टी इन 9 इयर्स। और इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें पॉवर्टी रिड्यूस करनी है बाय हाफ, यानी कि हम लोग बताया था कि जो ऑफिशियल डेटा हम लोग का कितना है कि 21.9% हमारे यहाँ पुअर है, तो उससे हम लोग को हाफ करना है। कितना करना है, 10.95% पर हमें पॉवर्टी का परसेंटेज लाना है। कब तक, 2030 तक। कितना, तो इंडिया का जो टारगेट है हमें 2030 तक कितना करना है, रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ 21.9% से 10.95% तक हमें ये लाना है, ठीक है। उसके वो नीति आयोग के हिसाब से हम लोग ऑलरेडी 11.28 पे पहुंच चुके हैं, तो हमें 10.95 पे पहुंचना है 2030 तक, ठीक। उसके बाद एक बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स आता है जो किसने निकाला था, इकोनॉमिक सर्वे 2021 में इसका मेंशन था। इसमें इन्होंने 5 डायमेंशंस यूज किए थे जो ये बताते हैं कितनी चीजें होनी चाहिए हम लोग के पास। बेयर नेसेसिटीज मतलब इतनी बेयर मिनिमम तो होना ही चाहिए जिससे हम बीपीएल के ऊपर रहेंगे। तो 5 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट और अदर फैसिलिटीज। तो अगर जब ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है तो हमें पता है कि ये चीजें डायमेंशंस हैं। और हमें अगर वाटर से हम लोग को पता चल रहा है कि हमारी पावर्टी कितनी ज्यादा या कम है, तो हम अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग टू उसमें स्कीम्स लागू करेंगे। तो अगर हमें वाटर के उसमें देखना है वाटर डिपार्टमेंट में, तो हमने जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन लाया, ठीक, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, ठीक है, तो जिससे कि हमें टैप वाटर 2024 तक हमें हर हाउस होल्ड में देना था। तो ये सब जब हमें पता रहता है कि जैसे इस तरह के इंडेक्सेस का यही फायदा होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि हमें इन एरियाज में काम करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करते हैं। तो इन्हें जब बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स आया इकोनॉमिक सर्वे 2021 में, तो उसने बताया कि ये डायमेंशंस हैं और हमें इस पे काम करना है पावर्टी कम करने के लिए। दे ऑल आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स दैट टारगेट दैट वी वांट टू अचीव इन 2030, ठीक। तो वाटर के लिए स्वच्छ भारत मिशन ही हमने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया है दिखाने के लिए, लेकिन हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक। जल जीवन मिशन भी इसी में आएगा। सैनिटेशन में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो SDG 6 को केटर करता है, इसी में स्वच्छ भारत मिशन इसमें भी आ जाएगा, ठीक। हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी। माइक्रो एनवायरनमेंट में सौभाग्य स्कीम हो गई, उज्ज्वला स्कीम हो गई, ठीक, और अदर फैसिलिटीज। तो ये था हमारा पावर्टी का इंडियन मेथड्स जो मेजर करते हैं पावर्टी कैसे कैसे करते हैं। हम लोगों ने सारी अलग अलग तरह की कमिटीज देखी, अलग कमेटी देखी, क्या कहते हैं उसको, सुरेश तेंदुलकर कमेटी देखी, लकड़वाला कमेटी देखी, सी रंगराजन कमेटी, फिर सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस देखा, ठीक। फिर नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स देखा जो 2021 से ये डेटा निकाल रहा है, ठीक। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स देखा, इकोनॉमिक सर्वे 2021 में इसका मेंशन था। और एक और चीज, इकोनॉमिक सर्वे 2023 में एक डेटा था कि जो हमारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज कितनी थी, कितनी है मतलब 65%, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 65%। तो इतने लोग हमारे यहाँ अभी भी रूरल एरिया में रिसाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हालत है, नहीं, हमारे यहाँ जो है स्मार्ट विलेजेस बन रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पहुँचाई जा रही है। तो ये डेटा है कि अगर आपको कभी डालना हो इकोनॉमिक सर्वे मेंशन करके कि इतनी पॉपुलेशन हमारी है, 65% हमारे यहाँ रूरल एरियाज में रिसाइड करती है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक।
जो हमारे मेंस में पर्टिकुलरली यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस में काम आएगा। आपको कोई भी डेटा वहाँ पे जानना मेंशन करना एकदम ऑथेंटिकेटेड डेटा है, कोई इसमें कुछ भी ऐसा डाउटफुल नहीं है। सो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो। ठीक, तो हम लोग ने अभी देखा कि हम लोग पावर्टी कैसे मेजर करते हैं। हम लोग ने दो तरह के मेथड्स देखे, एक विदेशी मेथड्स थे जो फॉरेन मेथड्स थे, और एक इंडियन मेथड्स थे। तो अब हम लोग आज इसमें जो है आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पावर्टी से रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, और ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पावर्टी रिमूवल के लिए पहले तो हम लोग ये बताए कि एसडीजी 1 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जीरो या नो पावर्टी को बताता है। और ये भी बताता है, इट डिफाइंस एक्सट्रीम पावर्टी कि जिसने $1.25 रुपए का स्टैंडर्ड, मतलब इतना होना चाहिए, अगर आप इतना कमा रहे हैं तो आप पुअर नहीं है। $1.25 डॉलर 1.25, ये एसडीजी गोल नंबर 1 जो है वो बताता है कितना आपके पास होना है, होता है, स्टैंडर्ड है ये। तो इतना आप पुअर नहीं कहलाएंगे, और इससे कम है तो पुअर कहलाएंगे। लेकिन उसने कंट्रीज को इजाजत, मतलब एक फ्रीडम दे रखी है कि आप अपने हिसाब से अपनी पावर्टी लाइन डिफाइन कर सकते हैं, इसने इतना बताया। ठीक, अब इंडिया का क्या टारगेट है 2030 के लिए, क्योंकि 2030 तक हम लोग को भी एसडीजी गोल्स कंप्लीट करने हैं। तो इंडिया का पहला टारगेट क्या है कि हम लोग को रिड्यूस एटलीस्ट हाफ ऑफ बीपीएल पॉपुलेशन, यानी कि जो भी पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको रिड्यूस करना है। कितना, हाफ करना है। कितनी है हम लोग की, 21.9% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम लोग को उतना करना है, 10.95 करना है 2030 तक। और ये डेटा सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने जो मेजर करने, पावर्टी मेजर करने का तरीका बताया था, उसके हिसाब से हमारे यहाँ इतने लोग बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। ठीक, तो इसका हाफ हो गया 10.95 बिलो पावर्टी लाइन। फिर नंबर ऑफ होमलेस हाउस होल्ड्स पर 10,000 हाउस होल्ड्स, अगर अगर 10,000 हाउस होल्ड हैं तो उसमें से कितने लोग होमलेस हैं, अप्रोक्सीमेटली 11। तो हम लोग को 2030 तक कितना करना है, जीरो होमलेस करना है, मतलब 11 से जीरो ले जाना है। उसके बाद हाउस होल्ड्स विद मिनिमम 1 मेंबर विद हेल्थ इंश्योरेंस, तो हमारे इतने अभी कितने लोग हैं जहाँ पे एक मेंबर कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, 29% है। ठीक, और हम लोग का टारगेट इतना है, हम लोग को 100% तक इसको ले जाना है 2030 में। ठीक, फिर इम्प्रूव सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स कवरेज, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे नंबर ऑफ मनरेगा जॉब्स हैं वो 85% है, तो इसको 100% ले जाना है। और एलिजिबल हाउस होल्ड रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट्स जो अभी 36% ही है, उसको भी हम लोग को 100% ले जाना है। ठीक है, ये टारगेट हम लोग का 2030 के लिए। और इससे रिलेटेड स्कीम्स भी हैं, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस जो प्रोग्राम है, पेंशन इंश्योरेंस जो यहाँ पे प्रीमियम नहीं देना पड़ता है और वो पेंशन इंश्योरेंस आराम से हो जाता है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये चीजें, ये जो स्कीम्स हैं ये कवर कर रही है। ठीक, उसके बाद अब कुछ स्कीम्स हैं जो पावर्टी रिमूवल के लिए हैं। जैसे पहली है आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये हुआ था 2022 में जब कोविड आया था। तो 22 में 2020 में स्टार्ट हुआ, कहाँ से, बिहार के तेलीहार विलेज से ये इसकी शुरुआत हुई। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको देखती है, और इसमें 6 स्टेट्स में ही इसको लागू किया गया था। कौन कौन से, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो ये नॉर्दर्न इंडिया में ही मेनली है। और ये क्यों आया था, जो यहाँ से माइग्रेट, क्योंकि यहाँ पे ही बहुत ज्यादा माइग्रेशन होता है इन सारे स्टेट्स में आपस में। तो वो जो माइग्रेट कर रहे थे, जो लेबर्स थे या जो पुअर पीपल थे, तो उनके माइग्रेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। तो पूरे इंडिया में नहीं आई थी, 6 स्टेट्स के लिए आई थी। ठीक है, उसके बाद इसका ड्यूरेशन कितना था, 125 डेज। और इसमें बनाना क्या क्या था कि पंचायत भवन का कंस्ट्रक्शन करना हो, कम्युनिटी टॉयलेट्स, रूरल मंडीज या रूरल रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है नेशनल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, ये इसमें क्या था, स्किल भी देनी है और लोन भी देना है। तो जो हम लोगों ने स्किल दी उसी को आप प्रैक्टिकल करने के लिए आपको लोन भी चाहिए। तो 1970s में आईआरडीपी और ट्राइसम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आई थी 1970s में, एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया हुआ है। अटल जी ने दोनों स्कीम्स को एक साथ मिला के इसको क्या बना दिया,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना मतलब विलेजेस के लिए अलग, और शहरी रोजगार योजना अलग। जो विलेज वाली थी वो 97 में आई थी और शहरी वाली 1999 में आई थी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों स्कीम्स को मनमोहन जी ने ग्रुप करके किसमें चेंज कर दिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में। फिर मोदी जी आए और मोदी जी ने इसके पीछे डे लगा दिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना इन प्रीफिक्स। तो अब ये बन गई डे एनआरएलएम और डे एनयूएलएम, मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब हम लोग इस स्कीम्स को अलग अलग देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लागू की जाती है। इसमें क्या कंपोनेंट्स है, एक विमेन मिनिमम फ्रॉम ईच हाउस होल्ड को एसएचजी का मेंबर बनाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, लोन देने हैं ताकि वो कैंडल सोप्स वगैरह का सामान का मैन्युफैक्चरिंग कर सके। ठीक, और मेन को भी ट्रेनिंग देनी है। ठीक, उसके बाद इससे होगा क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट इनको मिलेगा, जिसकी इनकम इनके अगर ये फार्म में काम करते हैं उससे ज्यादा होगी। ठीक, उसके बाद एसएचजीज जो होती हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, जो उनके मेंबर्स होंगे, विमेन मेंबर्स, उनको हम ट्रेनिंग देंगे क्या बनने के लिए, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जैसे कि पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी और पोषण सखी। तो ये सारी चीजें किसमें है, दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसके बाद दूसरी स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आती है। इसमें क्या करना था, अर्बन पुअर जो थे उनको स्किल ट्रेनिंग देनी है और लोन देना है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट पेज इट्स इंटरेस्ट सबवेंशन वाया पैसा पोर्टल। तो पैसा पोर्टल किसके अंडर स्कीम में है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इस पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट इनको इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, जो इनको लोन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या करना था, एक और उसका कंपोनेंट है कि हम लोग को वेंडर मार्केट्स भी डेवलप करेगी सरकार फॉर अर्बन वेंडर्स और होमलेस के लिए शेल्टर्स भी। ठीक है, उसके बाद इसी के अंडर में स्कीम है, इसी की सब स्कीम है निपुण। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। मतलब हमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके स्किल के अपग्रेडेशन के लिए स्कीम आई थी, जो 2022 में आई है। इसमें क्या करना है, स्किल ट्रेनिंग या अपग्रेडेशन करना है 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर का। और इनको हेल्प करनी है जॉब्स फाइंड करने में, चाहे वो विद इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो। ठीक, फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की ही सब स्कीम है लखपति दीदी। ठीक, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में, रूरल मिनिस्ट्री। ठीक, वैसे भी एनआरएलएम रूरल मिनिस्ट्री देखती है, अर्बन वाली महुआ वो है महुआ मिनिस्ट्री। ये कब लॉन्च हुई थी लखपति दीदी, 15 अगस्त 2023 में। एम क्या है, हमें 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है 2027 तक। लखपति दीदी का मतलब क्या हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई ऐसी महिला जो पर एनम 1 लाख रुपए कमा रही हो या 10,000 रुपए पर महीना, एक ही बात हो गई। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही लखपति दीदी बनेगी, तो वो हमें 3 करोड़ तक ले जाना है 2027 तक। ठीक है, पीआईबी पे डेटा कहीं कहीं दिया है, कहीं कहीं नहीं भी दिया, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा। 2027 जरूरी नहीं है। और अभी हम लोग के पास क्या डेटा है कि 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड ऑर्गेनाइज्ड इनटू 90.90 लाख एसएचजीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हैं उनसे मिला के हम लोग के पास कितने एसएचजीज हैं, 90.90 लाख एसएचजीज। ठीक, रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर में जो कुछ सब स्कीम्स हैं उसको देखेंगे। ठीक, तो पहली ऐसी स्कीम कौन सी है, SVEP। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसका क्या है, स्टार्टअप विलेज, जिसमें डिटेल में जाना होगा वो हम लोग देख लेंगे। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, और ये आई थी प्रोग्राम 2015 में। ठीक, उसके बाद दूसरी स्कीम कौन सी है, दूसरी है एसएचजी बैंक लोन्स।
स्कीम क्या मतलब, हाँ, ये भी एक सब स्कीम है, इसके सब प्रोग्राम है इन दोनों स्कीम के अंदर। एसएचजी बैंक लोन्स, ठीक। इसका क्या था, अप टू 30 लाख लोन मिलेगा एट 7% इंटरेस्ट, ठीक। और इस 7% में गवर्नमेंट कितना आपको सब्सिडी दे रही है, 4.50% सब्सिडी है, लोन सब्सिडी, ठीक। ओके। उसके बाद तीसरी है AGEY। इसका है क्या मतलब, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है ना, कि कौन सी स्कीम कब आई थी। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ये कब आई थी, 2017 में, ठीक। इसका क्या मतलब था, इसका क्या करना था, इंटरेस्ट फ्री लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बाय, क्या खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। एक्सप्रेस से याद रखिएगा कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है यहाँ पे। और ऊपर जो एसएचजी बैंक लोन तो उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने के लिए, ठीक है।